अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है हसन अयूब खान, सीनियर ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं चौधरी साहब? अल्लाह पाक का एवरग्रीन चौधरी परवेज संधेला। अच्छा, ये लाइन मैं बोलने लगा था यार, आपको कैसे पता लगा? मैं कहने लगा था कि अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे, हमेशा इसी तरह चमकते दमकते रहे। ये मैं दुआ दे रहा था आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। असल भाई ये बताइए, अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली से नशिस्त की इस्तीफा दे दिया है, क्या होगा? क्या हुकूमत बनाएगी? क्या जायज उनके कोई मुतालबात हैं या किस लिए दिया है? देखिए क्या मुतालबात हैं उनके उनके वो मुतालबात ये हैं कि वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो बिला वजह का शोर उठाते थे, वो मिसिंग पर्सन्स वाला जो उनका जो एक क्लेम था, वो उनको समझ आ गया कि वो तो लेगी महारंग। तो उनकी तो यानी पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो सिकुड़ चुकी थी। आप ये देख लें कि पिछली हुकूमत में जब वो कह रहे थे कि जब बलूचिस्तान के अंदर उनके 4 एमएनएज़ और 10 एमपीएस थे। इस मर्तबा इंतखाबात में अख्तर मेंगल साहब सुकड़ कर उनकी जमात 1 एमएनए और 1 एमपीए पर वो पहुंच गए थे। तो ये तो उनकी पार्टी की पोजीशन थी ऑन ग्राउंड। तो अभी उनको मालूम है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा ही रूथलेस किस्म का ऑपरेशन होने जा रहा है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर गए, पहले इंटीरियर मिनिस्टर गए, फिर जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, आप ये देख लें सरफराज बुगटी, वो डिटरमिन है और इस मरतबा लीड रोल उन्होंने प्ले करना है। तो उनके रोल में फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना है और तमाम इदारे उनकी सपोर्ट में आ चुके हैं। तो अभी उन्होंने कहा था कि मैं किसी सूरत अब टॉलरेट नहीं करूंगा कि बलूचिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करे। तो अब ऑपरेशन तो होना है। तो ये अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, मुझे तो शुबा है। मुझे तो लगता ये है कि मुमकिन है कि वो दुबई, जिस तरह उनके ऑलरेडी कारोबार वगैरह बिजनेस वगैरह मौजूद हैं, तो ही मूव टू दुबई। वो जाने से पहले वो यहाँ से इस्तीफा देकर तो वो शायद निकलना चाह रहे हैं। अब चीजें तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी। लेकिन अख्तर मेंगल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और उनकी जिस तरीके से बातें, उनकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो अगर आप निगाह रखें, तो वो हमेशा एक तरफ उनका एक मिलिटेंट साइड भी है। उनके जो भाई जावेद मेंगल हैं वो ब्रदर इन लॉ हैं हरब्यार मरी के, जामरान मरी के, नवाब खैर बख्श मरी के दामाद हैं वो। और उनके बड़े करीब राब्ते हैं हरब्यार मरी वगैरह के साथ, जो कि बीएलए को लीड करते हैं। अब ये एक तरफ आपने रिश्तेदारियां और अपनी चीजें निभानी है बीएलए के साथ, दूसरी तरफ आपने एक पोलिटिकल फेस रखा हुआ है जहां पर आप मिसिंग पर्सन की बातें करते हैं। तो ये जो बीएलए का पोलिटिकल फेस था, वो पोलिटिकल फेस जो है अब महारंग हो चुकी है। तो लिहाजा उनकी पॉपुलैरिटी सिफर पर आ चुकी है बलूचिस्तान के अंदर, और वो उसको रीगेन करने के लिए समहाउ और एक सिंपैथीज कलेक्ट करने के लिए ये उन्होंने एक पोलिटिकल स्टंट जो है वो चले हैं, क्योंकि अकेले वो एमएनए थे, इस्तीफा दे दिया है, तो कौन सा यहाँ पर जो है फर्क पड़ जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फर्क नहीं पड़ना। और आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का मकसद सिर्फ ये है कि दोबारा लाइमलाइट में आना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा उनसे एनालिसिस ये ये इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि आज ही अभी थोड़ी देर पहले ये इस्तीफा आया है। आई डोंट नो कि व्हाट टाइम आप, जो आपका टाइम होता है 9 बजे का, वो उस टाइम में आप इसको ऑन एयर करेंगे शायद प्रोग्राम को। लेकिन अभी तो इस टाइम आप देख लेंगे टाइम क्या है, अभी तो जी 4 भी नहीं हुए। जी। ठीक ठीक। असल कौमी असम्बली में क्या चल रहा है? आईनी पैकेज आ रहा है? क्या आईनी पैकेज आ रहा है सर? देखिए, आईनी तरमीम तो होनी होनी है, लेकिन क्या वो आज होनी है, वो 4 हफ्ते के बाद होनी है, वो 5 हफ्ते बाद होनी है, 6 हफ्ते बाद होनी है, इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। टाइम के ऊपर मैं बात हमेशा, मैं आपको कई दफ़ा कहा है कि मैं बात करके फँस जाता हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तो ज़रूरी है, ये तो आपका नीड ऑफ द आवर है कि इस वक़्त की जो है ना वो अहम ज़रूरत है और वो करनी चाहिए। पार्लियामेंट को अपनी सुप्रीमेसी को रिक्लेम करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है लाना होगा। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन्स हैं, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो बर्डन है, उन बर्डन से बाहर निकलने के लिए आपको ये चीज़ें नागुज़ीर हो चुकी हैं। अब इसको कोई एक रंग ज़रूर दे रही है तहरीक इंसाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ, लेकिन उस रंग के साथ जो है आप पाकिस्तान के मुफाद को वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपनी सियासत की नज़र जो उसकी जो है ना भेंट चढ़ा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को और इस वक्त जो लीडिंग रोल जिसका है मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इन दोनों जमातों को सर जोड़ने होंगे। मौलाना फजल रहमान को मनाना होगा, मनाकर अपने साथ उनको शामिल करना होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैकेज है ये लाना ही होगा। आपने पेंशन्स का बर्डन से मुल्क को जो झगड़ा जा चुका है, पता नहीं 700-800 अरब के करीब या 1000 अरब के करीब जो है ये आप पे करते हैं पेंशन्स के। आहिस्ता आहिस्ता वंस फॉर ऑल जो है बड़ी बड़ी पेमेंट्स करके आप इससे जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा आपका जो
बजट है, वो आप उसमें आपको ये हजार अरब रुपया इसके लिए मुख्तस ना करना पड़े। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो हाई कोर्ट के जजों वाला भी सुन रहे हैं, तबादले वाला आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट के जजों के भी तबादले होने चाहिए, वो फिक्स एक जगह पे ना हो? ये समझते हैं हो आप? सकता है जी, ये होता है जी, मुझे मालूम है इनकी सीट्स चेंज की जा सकती हैं, इनको बिठाया जा सकता है। यानी इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें कि जुरिस्डिक्शन तो आप होता है हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ बेंचेस में जाते हैं, प्रिंसिपल सीट से मूव भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक ही ऐसी चीज़ बनी हुई है कि इस्लामाबाद छोटा सा है तो हाई कोर्ट बनी हुई है, और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो यहीं पर ही रहते हैं। तो रोटेशन होती है जजेस की जी, हर जगह होती है, कौन सी कोई नई बात है। लेकिन लेट्स सी ये उसका हिस्सा है या नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ, ये बात जरूर सुन रहा हूँ, वो हमारे दोस्त खालिद ताज साहब हैं, वो हमेशा ये बातें लिख रहे होते हैं, तो हम भी पढ़ के जो है वो देख लेते हैं कि इस मुतालिक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। सरकारी मुलाज़मीन की मुद्दत जो है उसको बढ़ाने के बारे में बड़ा ज़ोर-ओ-शोर से बातें चल रही हैं। क्या अभी तक तादाद पूरी नहीं हुई जो ये इस पे अमल दरामद नहीं हुआ? देखिए, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। इन्होंने अच्छा, जो 63A की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका इख्तियार उसके पास नहीं था। अब ये आपने रास्ता रोकना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। आपने अपनी सुप्रीमेसी को, वो एक बात, एक वंस फॉर ऑल, ये साबित करना होगा कि जनाब ये काम एक ही मजाज इदारा है जो आईन पाकिस्तान जिसको कहता है कि जो आइन में तरमीम कर सकता है वो पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट को ये चीज वाज़े तौर के ऊपर अपनी अथॉरिटी मनवानी होगी, और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि ये नहीं हो सकता कि ये इख्तियार तो पार्लियामेंट का है, इस इख्तियार को आप इंक्रोच कर लें। नो, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, और इसको वंस फॉर ऑल इन्होंने सेटल करना है। चाहे इसके लिए यकीनी तौर के ऊपर इनको आईनी तरमीम दरकार है, तो आईनी तरमीम को आपने, यानी इस कम अज कम पॉइंट के ऊपर आपने तमाम जमातों को, या जो जो भी जहां जहां से आपको हमायत मिल सकती है, नंबर्स पूरे करके ये आईनी तरमीम करें। ये लाजिम है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अदलिया के सामने पार्लियामेंट, इसका मतलब होगा कि सरेंडर कर गया है, और पार्लियामेंट अगर सरेंडर कर गया अदलिया के सामने तो ये फिर तौहीन पार्लियामेंट है। और मेरे ख्याल के मुताबिक फिर इसके जिम्मेदार जो मौजूदा हुकूमत होगी और मौजूदा असम्बली के अरकान होंगे, चाहे वो सेनेट के हैं चाहे नेशनल असम्बली के हैं। सही। सर, पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस का जो तरीकाकार है लगाने का सुना है, उस पे भी कोई बात हो रही है? क्या वो भी बदल सकता है 3 या 5 में से कोई एक, या फिर आप समझते हैं कि जो इस वक़्त तरीका है वो बेहतरीन तरीका है? देखिए, अभी जो तरीका है ना वो आइन के मुताबिक, मतलब उसको आप नहीं कह सकते, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ही है, ठीक है। अलजहाद ट्रस्ट केस का। अब जी। उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रिंसिपल ले आए हैं ये, हुँ। अदरवाइज तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो आप थोड़े को बहुता समझें, थोड़े को बहुता समझे जो मैं बात बता रहा हूं कि ये पार्लियामेंट को अपनी अथॉरिटी बतानी होगी। और बात सुने, जो जुडिशियल कमीशन है इसके भी रूल्स को आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। आप जुडिशियल कमीशन की जो तश्कील है, जो इसमें जितने मेंबरान है, उसको भी आप, उसकी जो कंपोजिशन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, अपनी सुप्रीमेसी बताए। पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक कोर्ट दूसरा पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खड़ा कर सकता है। ये तो पार्लियामेंट ने देखना है कि वो क्या काम कर सकते हैं और जिससे अवाम के मसाइल का हल हो सके। यानी ये का पार्लियामेंट का है करने का। पार्लियामेंट ने बड़े अरसे से अपने काम नहीं किए, ये खाली डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं। मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, इन मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट को फ्रंट फुट पर आना है, ये वक्त की जरूरत है। लेकिन पार्लियामेंट ने माजरत के साथ माजी के अंदर अपनी जो स्पेस थी उसको इंक्रोच होने दिया, और इंक्रोचमेंट की है आपकी अदलिया ने। और इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से ये इंक्रोचमेंट शुरू हुई है जो आज तक जारी है। सही। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस का राइट था, हक था, फिर ये 3 पे आया है। सुना 9 जजेस को इसमें शामिल किया जा रहा है कि 9 जजेस फैसला करेंगे। नूर आलम खान साहब ने एक बिल प्रपोज किया एज अ प्राइवेट मेंबर। जी। अब JUFA के अंदर जो मेरे सोर्सेज बता रहे थे, ये पुरानी बात है। उन्होंने कहा था कि नूर आलम खान साहब को कहा जाएगा कि अपने बिल्स वापस लें, और ये हदायत आएगी, यानी जो सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जानिब से। लेकिन उसके बाद नूर आलम खान साहब ने कहा कि उनकी कोई बात होगी है मौलाना साहब से, कोई मुलाकात हुई है, और मुलाकात में उन्होंने वजाहत भी की है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए, जाके मिले, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मिले। तो अब बीच में काफी गैप आ चुका है, तो मेरे पास अभी अथेंटिक
इस मुतल्लिक बात मालूमात आपको बताऊंगा नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है ही इज द वन ऑफ द वाइजेस्ट, जितने भी सबसे ज्यादा समझदार और जीरक तरीन किस्म के जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना के, उनसे समझदार, उनसे ज्यादा जीरक, उनसे ज्यादा मामला फहम कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और ये बहुत ज्यादा लोगों से मैं ये बात सुनी हुई है और मैं खुद भी इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो उम्मीद है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो अपना कम से कम उनको इस मामले के ऊपर सपोर्ट जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। राइट, क्योंकि वो मुल्क की सुना है ना जी। मौलाना साहब जो है ना वो मोहब्बत वतन आदमी है। मौलाना साहब पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन मौलाना साहब की जो अवलीन तरजीह है वो पाकिस्तान है। मौलाना साहब की तरजीह जो है ना वो एक सियासी जमात के लिए ये नहीं है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मौलाना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आप तो सुनिए ना ये बात जी। तो ये बातें भी तो एक जमात करती है ना। उस सोच के साथ मौलाना फजल रहमान नहीं जाएंगे, उस सोच की सपोर्ट मौलाना फजल रहमान कभी भी नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान मोहब्बत वतन आदमी है, वो एक बहुत समझदार आदमी है, वो एक रिलीजियस फैमिली से उनका जो है ताल्लुक है, वो एक सियासी स्टैंडिंग रखते हैं। वो जो मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं, उनके अगला बेटा भी जो है वो अभी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं। तो मौलाना साहब का जीना मरना उठना बैठना रहना सब कुछ पाकिस्तान है। तो वो पाकिस्तान का मुफाद उनको अजीज है। लेकिन कुछ लोगों की जो एक जमात है, आप देख लें कि तहरीक इंसाफ, उनका तो गोल्डस्मिथ फैमिली में बच्चों का भी रेजअप हो रहा है, तो उनका इनका आपस में अलायंस नहीं है। और दूसरा देख लें कि केपीके के अंदर अगर मौलाना फजल रहमान के साथ धांधली हुई है तो उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसके बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लिहाजा मौलाना के ग्रीवियंस को दूर करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, अपना पेट भी काटना पड़े तो काटें, मौलाना को राजी रखें, मौलाना को जो है वो अपने सीने के साथ लगाएं। और मौलाना की बातें जो हैं वो बड़ी अहमियत क्या मिले। मौलाना जो है वो, मैं आपको अगेन बात कर रहा हूँ, मौलाना मुहब्बे वतन है, तो मौलाना की बात को संजीदगी से लें, मौलाना के साथ बैठें और मौलाना के गिले शिकवे दूर करें। राइट। कल राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रोग्राम में किसी में एक बात की है कि काजी साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर मुलाजमीन की मुद्दत बढ़ाई जा रही है तो वो मुनासिब है, वो ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर मुद्दत बढ़ेगी तो काजी साहब कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, अगर पूरे मुल्क के तमाम ब्यूरोक्रेट्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाती है, या आप ये देख लें कि जजेस की, चाहे वो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की है, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ती है, तो इसमें फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तो बीच में कोई उसमें चीज नहीं आती ना उनके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी आई एम नॉट टू श्योर कि काजी फाइज ईसा साहब ये इस बात को यानी वो मानेंगे अपने हवाले से। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो फिर काजी साहब के पास चॉइस क्या है? फिर उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनको बताया जाएगा। फिर काजी साहब के पास चॉइस नहीं है, काजी साहब ने फिर यही कर सकते हैं, फिर इस्तीफा दे दें। लेकिन मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ गई तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज, तो वो फिर काजी साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा उनके पास। तो आइन बन गया, आइन में तरमीम होगी, तो काजी साहब के पास तो फिर ऑप्शन नहीं है कोई, फिर उनसे पूछा नहीं जाएगा। उनको उनके सामने ये आइन है, फिर वो आइनी तकाजा होगा। क्या वो आइनी तकाजे से इख्तलाफ करेंगे? क्या कोई जज आइनी तकाजे से इख्तलाफ करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगी तब उसकी बात है। फिर तो आइन है, फिर तो उनका हलफ भी यही कहेगा कि आपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है और आइन और कानून के ऊपर चलना है। तो जब आइन और कानून के ऊपर चलना है तो आइन से बालातर काजी साहब तो नहीं है ना, मोजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तो काजी साहब को अगर सपोजिटली इसमें 2 साल की वो आता है टाइम, जो अगर रिटायरमेंट एज करते हैं 67 करते हैं या 70 करते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है, तो वो फिर काजी साहब की अगर बढ़ेगी तो जो पीछे इन क्यों हैं उन लोगों की भी तो अपनी रिटायरमेंट एज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल ये तो आप सही कह रहे हैं कि आईनी तौर पर काजी साहब या तो इस्तीफा देंगे या फिर आईनी तौर पर कंटिन्यू करेंगे। जहांगीरी साहब के मुबीना तौर पर जो जेली डिग्री है उस पर यूनिवर्सिटी और FIA की रिपोर्ट आ गई है, क्या होने जा रहा है सर आने वाले दिनों में इस पर? जहांगीरी साहब के बारे में क्या, अगर एक वो मेरे ख्याल से जज भी नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से वो अब जज नहीं है, मेरे वार्ड इशू हो चुकी है। देखिए, आपके दोस्त के राइट साइड पर बैठते हैं कि आपको नजर नहीं आती? आपको सिर्फ अपना दोस्त ही नजर आता है वहां पर। अच्छा मेरी बात सुने ना, बात ये है कि मोअज़्ज़िज़ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इस वक्त जज हैं, मुझे तो शुबा है। वजह यह है कि वो जज किस तरह हो सकती है जब उनकी अपॉइंटमेंट जिस बेस के ऊपर थी वो थी LLB की डिग्री। अब उनकी LLB की डिग्री ही खत्म हो चुकी है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट एज अ जज है वो वॉइड अब इशू है, उसके ऊपर वो अब जज नहीं है।
हाँ, इसके लिए एक रस्मी कार्रवाई जरूर रह गई है डिक्लेरेशन की। तो वो मियां दाऊद साहब का एक को वारंटो की जो रिट है वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस जो है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उसके ऊपर उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ है उन्होंने। तो वो जिस दिन फैसला अनाउंस हो जाएगा उसके बाद मेरे ख्याल से एक नोटिस होना है। जो हमारे जस्टिस साहब हैं अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिमूव नहीं हुए, लेकिन वो जज की अपॉइंटमेंट ही उनकी मेरे ख्याल से बनती नहीं है, तो वो जज तो मैं उनको नहीं कहूंगा। तो वो उसके ऊपर उनको नोटिस कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक कार्रवाई होनी है और वो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आएगा तो ही विल बी रिमूव्ड। तो ये तो एक रस्मी कार्रवाई रह चुकी है, वो अब जज नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। हाउ, कैसे, कहां से शुरू होगा, कौन शुरू करेगा, क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा, क्या कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा? सर रिमूवल बता रहा हूं ना कि को वारंटो की रिट पिटिशन पेंडिंग है मियां दाऊद साहब एडवोकेट साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। अब उसमें एक नोटिस होना है इनको तारिक जहांगीरी साहब को, और तारिक जहांगीरी साहब ने उस नोटिस के ऊपर अपना रिप्लाई देना है और उस रिप्लाई के ऊपर रिकॉर्ड जब आ जाएगा, वैसे तो इंक्वायरी खुद भी करा सकती थी हाई कोर्ट और इंक्वायरी कराकर तो अपना डिसीजन दे सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शायद फिर भी ये आई डोंट नो ये क्यों किया, ऐसी जरूरत नहीं थी इस बात की। बट वो अब दे हैव टू वेट कि उनको नोटिस करें, और नोटिस करने के बाद जब रिकॉर्ड आएगा यूनिवर्सिटी का तो अल्लाह खैर सलाह। वो उनकी जो अपॉइंटमेंट ऐसा जज है वो बरकरार नहीं है, अब ही इज नॉट अ जज। मेरे ख्याल मुताबिक आज वो जज नहीं है, वो जज रह नहीं सकते। अब जबरदस्ती कोई जज बना रहे, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केस में, तो उसके बाद 20-25 दिन याद है आपको वो 63(1)G के हवाले से कुछ स्पीकर जो उस वक्त की थी क्या नाम है जी, फहमीदा मिर्जा साहिबा। तो फहमीदा मिर्जा साहिबा ने उसको थोड़ा टाइम तो कर लिया, लेकिन वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं था, सबको मालूम था। तो वो 20-25 दिन बाद उनको घर जाना पड़ा। तो मालूम सबको था कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन बस वो डे टू डे अफेयर्स चल रहे थे। तो ये तो जहांगीरी साहब तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम है भी नहीं। अगर पाकिस्तान में है तो शायद मेरे से छुट्टियों पर हैं, वो उनकी छुट्टियां चल रही हैं अभी, लंबी छुट्टियां चल रही हैं। इसके अलावा किसी और दोस्त का भी नंबर लग रहा है सारे जहांगीरी साहब के बाद? देखिए जहांगीरी साहब के ऊपर, देखिए पहले जहांगीरी साहब पर रहते हैं। जहांगीरी साहब के ऊपर अगर ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है, जो हो चुकी है कि उन्होंने यानी एक जाली डिग्री की बिना के ऊपर ये नौकरी हासिल की, तो फिर जाली डिग्री के ऊपर तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए। अगर मैं सरकार की नौकरी को जाली डिग्री दे के दिखा कर लेता हूँ, जो कि अब तो मेरी खैर उम्र भी नहीं है, मतलब मैं तो 42, तो सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं नौकरी करता हूँ, को लेता हूँ, हासिल करता हूँ, तो मैं अगर जाली डिग्री मेरी है तो मेरे ऊपर तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल होता लिया उन्होंने जाली डिग्री के ऊपर। तो क्या आप इस चीज को ऐसे ही इस पर तोते की तरह आंखें बंद कर सकते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद कर सकते हैं? नो यू कांट। आपको रियासत को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए और एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि इस तरह के लोग दोबारा हमारी अदालतों के अंदर ना पहुंच सके, 2 नंबर डिग्री वाले जेली डिग्री ना आ सके। लेकिन चले, और किसी दोस्त का भी नंबर लग रहा है इसके बाद? जी, किसी और दोस्त का भी नंबर लग रहा है इसके बाद? नहीं, मेरा दोस्त एक ही है जी। मैं अब उसका नाम आपने इस तरह मुझसे कराना चाह रहे हैं, मैं जितनी बात करता हूँ मैं करता हूँ। आप बिल्कुल वो मेरा जो दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे मिस करता है, मैं भी उसको मिस करता हूँ। बस देख लें, उस दोस्त को मैं मिस करता हूँ। और मेरा वो जो दोस्त है बड़ा इन्फ्लुएंशियल, मैं आपको ये बता दूं, पढ़ा लिखा भी बड़ा है, बड़ा ही वो लीडर भी था, ये था। अब लीडर शायद नहीं है, लीडर से मेरे से पीछे हट रहा है। वो जो मेरा दोस्त है वो लीडर से पीछे हट रहा है, लेकिन कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है, लेकिन सियासतदान भी है, पॉलिटिक्स का बड़ा शौक है उसको, लीडरी का बड़ा शौक है। लेकिन जहां बैठा हुआ है वहां लीडरी चलती नहीं है। जहां बैठा हुआ है वहां पर कभी यूनियन का सुना नहीं है मैंने, दुनिया में तो नहीं सुना। यहां पर उसने एक यूनियन बनाने की कोशिश की थी, बहरहाल अब वो यूनियन से खुद ही मेरे ख्याल से कोई साइड सूट पर मार रहा है, तो मारने दे उसको, फिर क्या कर सकते हैं, अब मैंने क्या कहना उसको। अच्छा, जरा जहांगीर साहब वाले केस में आपका भी केस लगा हुआ है मेरे ख्याल सितंबर में, 19 सितंबर या 18 सितंबर। केस हो गया ना, केस क्या रह गया? यूनिवर्सिटी ने कह दिया जज नहीं है ये इसकी डिग्री जाली है, मेरे ऊपर क्या केस है? नहीं, फिर भी आप जाएंगे तो सही ना, बुला। अरे मैंने की होती, मैंने जज की होती ना, तो इन्हें अदालत होता है ना, वो बंदा जज ही नहीं है,
उसकी अपॉइंटमेंट ही जो है वो समझे कि खत्म हो चुकी हुई है, तो इज नॉट अ जज। मेरे ऊपर क्या है, मैंने क्या तौहीन अदालत की है, और मैंने उसमें भी कुछ सवाल उठाए हैं, और मेरा काम क्वेश्चन करना है, मेरा काम है क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा, मैं क्वेश्चन करता रहूंगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और गलत काम मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन मैं डरूंगा भी नहीं। मैंने डरना नहीं है ना, मैं डरता हूं और अल्लाह से डरता हूं, इन बंदों से तो कभी नहीं डरा। चाहे कोई जज है, चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, चाहे कोई वडेरा है, तो डरा तो मैं कभी किसी से नहीं हूं। वो उस वक्त एक जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब भी थे, उन्होंने घुरियां मारी थी मुझे, तो उन्होंने उस टाइम ही कोर्ट के अंदर ही देख लिया था और कोर्ट के बाहर भी देख लिया था। तो वो चीज है कि वो मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त को भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, ठीक है जी। उसके साथ दोस्ती निभाऊंगा, मैं दोस्ती निभाता हूँ, मैं दोस्ती से ना वो जान नहीं छुड़ाता, मैं भागता नहीं हूँ मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना, आई विल कम आफ्टर यू। डन हो गया। हसन भाई, ये तौहीने अदालत वाला कानून, अगर तौहीने अदालत वाला कानून होता तो उस वक्त हजरत उमर से तो ना पूछा जाता ना कि आप ये, उस वक्त वो भी तो काजी से थे ना, उनकी मिसालें देते हैं। तो ये तौहीने अदालत वाला जो कानून है, पाकिस्तान में साकिब निसार ने सियासत खत्म करने की कोशिश की, लोगों की डराने की, धमकाने की। आपको नोटिस मिला हुआ है, मैं हर वक्त डरता रहता हूँ, ये कानून भी सुना है खत्म होने जा रहा है। ये कानून खत्म हो चुका है 2012 में, जब आई बिलीव ये मामला था यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला मामला आया था, तो उससे पहले उन्होंने कानून साजी की थी और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस वक्त तौहीन अदालत का कोई कानून मौजूद नहीं है। जो साकिब निसार साहब ने ऑर्डर दिया या जिन्होंने नाहली की, चाहे तलाल की, चाहे दीगर की, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कानून है। अब अदालतों ने चलना है आइन और कानून के मुताबिक। अब कानून ही मौजूद नहीं है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको ये इख्तियार नहीं देता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। आप एक जी जी बिल्कुल ठीक है, करें करें, कंटिन्यू। आप जो हैं, आप जिस चीज के ऊपर बेस करके ये सजाएं दे रहे हैं, ये जबरदस्ती का है, ये कानून है ही नहीं। इस मुल्क में अगर कानून की हुक्मरानी हो तो जिन जजों ने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नोटिस किए हैं, या जिन जजेस ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने की कोशिश की है, उनके अपने खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए कि कानून है ही नहीं। आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी 2012 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है, जब स्ट्राइक डाउन करती है तो पिछला कानून ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं आता, उसके लिए फिर नया कानून बनाना है, जिस ऑर्डिनेंस 2003 का आई बिलीव जिसके ऊपर ये बेस कर रहे थे, तो वो चीज तो खत्म होगी ना, वो वापस नहीं आ सकती। तो वो आप ये चीज देख लें कि उसके लिए इनके पास ऑलरेडी कानून नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से मजीद वजात जो शायद अगर पार्लियामेंट करना चाहे तो कर दे, पार्लियामेंट ने यही करना है ना। इनकी देखिए, पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई करते हैं, मुझे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, मुझे क्या फर्क पड़नी है, मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। देखिए, मैं कोई इलेक्शन कोई सियासी बंदा तो नहीं हूं, मुझे तो इतनी परवाह नहीं है इसकी। अदालत की मोरल अथॉरिटी होती है, ये मोरल अथॉरिटीज अपनी खत्म कर रही हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, ये हमेशा एक डेटरेंस के तौर पर कुछ जगहों पर रखा गया हुआ है इस चीज को। लेकिन दुनिया में जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाया जाता है, लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ जो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर भी आपको कन्विक्शंस नजर आ रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, जिसके लिए कोई सपोर्टिंग लॉ मौजूद नहीं है, कानून के बगैर ही सजाएं दी जा रही हैं। यानी ये माइट इज राइट वाला अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये चीज लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। अब देखिए ना, एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, वो चीज बेच रहा है, यानी उसके ऊपर मार्कअप जो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट आती है वो आती है सपोजिटली कि टमाटर उसने बेचने हैं 60 रुपए किलो, वो बंदा बेच रहा है जी 70 या 80 रुपए किलो। अब लोग तो खरीद रहे हैं उससे, और वो कह रहा है जी कि मेरा रेट है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जब आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे तो वो आकर उसको पूछेगा तो उसकी शॉप सील भी हो सकती है। तो लिहाजा इन जजेस ने जिन्होंने ये पावर्स एक्सरसाइज की हैं, जिनके पास पावर्स थी नहीं, तो वो आइन से हटकर उन्होंने काम किया है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने राइट्स को एजिटेट करना होगा, और मैं अपने राइट को एजिटेट करने में एक सेकंड का भी डिले नहीं करूंगा। मैं तो इंतजार में, मैंने वकील भी नहीं किया, मैंने आज तक वकील नहीं किया, तो मैं तो मुंतजिर था कि बुलाए ना मुझे फुल कोर्ट, बुला रहे ना फुल कोर्ट तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने तो इस मरतबा समर वेकेशन पर नहीं गया, मैंने अपनी समर वेकेशन कैंसिल की, रीजन ये थी कि मैंने कहा कि ठीक है इन्होंने नोटिस किया तो कहेंगे भाग गया है, मैं तो इंतजार में हूं कि बुलाएं मुझे, मैं तो इंतजार में हूं कि बुलाएं मुझे और मैं उस पेशी पर जाऊं, जाकर फिर मैं बात करूंगा ना उनसे, मैं बताऊंगा ये सवालात मैंने उठाने हैं। खाली मैं मीडिया पर बैठकर वो कहते हैं ना कि वो टेररिज्म नहीं है, ये मीडिया पर बैठकर बात करना कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह वो है जो आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना काम करें, ये हीनियस क्राइम है। बिल्कुल ठीक है।
अब जरा मुझे ये बताएं, क्या पर्सनल प्रॉब्लम इमरान खान साहब से आपका? मतलब अगर वो चांसलर बन रहे हैं तो क्या इश्यू है? क्यों नहीं बनने दिया जा रहा चांसलर उनको अरे ऑक्सफोर्ड मैं तो यूनिवर्सिटी? बना दिया उनको अडयाला का चांसलर, आप लोग अजीब बातें करते हैं यार। मैं कह रहा हूँ वो अडयाला के चांसलर हैं, अनडिस्प्यूटेड जो है वो चांसलर हैं, मैं उनको चांसलर ही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैं नहीं बनने देना चाह रहा। सर वो ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आप दूसरी तरफ आ गए। सर हकीकत उनकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो आज जिस मुल्क के शहरी हैं उस मुल्क के अंदर कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। ही इज डिस्क्वालिफाइड। वो नाअहल हैं, बल्कि शदीद नाअहल हैं, उनके पास 3-4 कन्विक्शंस मौजूद हैं। तो वो शदीद नाअहल आदमी, आप उसको वो पाकिस्तान में कौंसलर नहीं बन सकता, तो उसको आप बरतानिया की एक बड़ी ही नोबेल यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी बहुत बड़ा नाम है उसका ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का चांसलर बना रही हैं। तो कुछ रहम करें, ऑक्सफोर्ड की जो है वो यूनिवर्सिटी की एक प्रेस्टीज है, डिग्निटी है, उसका चांसलर जो है वो क्या उस पर करेंगे, वो भी बन जाए, लेकिन अडयाला का चांसलर का भी जो है ना वो एजाज मुनफरिद उनको हासिल है, और ये एक लंबा अरसा इनके पास रहेगा। आपको पता है चांसलर 10 साल के लिए आता है यूनिवर्सिटी का। जी जी। तो मैंने उनको अडयाला का चांसलर बना दिया ना, बात समझे। अच्छा मुझे जरा एक बात और बताएं, डिसग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया इमरान खान साहब के लिए एक अखबार में, उसके अलावा दूसरे अखबारों ने तालिबान के साथ जोड़ा, शॉर्ट औरतों के कपड़े पहनने पर उनके बयानात से जोड़ा, बहुत सारी दूसरी चीजें। ये सब वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बड़ी अरसे से पेड चीजें करवाया करती थी दूसरे वज़ीर आज़म के खिलाफ। लेकिन जी ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ है, ये मेरे ख्याल में ये बात तो कन्फर्म है कि ये किसी जगह से पेड नहीं है। ये करने वाले वो रजाकार हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जो शायद इमरान खान के उस दौर की चीजों को ही किसी जगह पे कॉपी कर रहे हैं। उनको भी लग रहा था कि ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। कितना क्रेडिट देते हैं सोशल मीडिया पे बैठे हमारे कुछ दोस्त इंग्लैंड में उनके दफ्तर चले गए, आर ए शहजाद साहब जो हैं उन्होंने ये 1 महीना पहले हमें मतलब हमारी तरफ बताया कि ये कर, और फिर वो मेले पे मेले। तो ये कैसे क्रेडिट देते हैं इन तमाम चीजों का आम लोगों को? इसके पीछे कोई लॉबी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक किया तो बहुत अच्छा किया। अगर ना भी करते तब भी, अगर ये 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें, आरिफ जी शहजाद साहब ने तो अपने हिस्से की जान दी, वन मस्ट अप्रिशिएट इट। और बाकी दीगर लोग जो जिन लोगों ने अपनी जो है वो कैपेसिटी के अंदर एक आवाज रेज कर रहे हैं, अपने हिस्से की जान दे रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। एक यानी इन्होंने बेसिकली भला कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये भला कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और ये भला कर रहे हैं उन लोगों का जो लोग आज भी इसको महात्मा समझकर इसके फॉलोअर्स हैं। तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है, जो नाहल इमरान अहमद नियाजी साहब की बात कर रहा हूं मैं, तो इनकी असलियत, इनका जो ट्रू फेस है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वहां पर भेजा जा रहा है ताकि इनका नाम जो है उस रन में ना आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के रन में ना आ सके। तो लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी इन्होंने, ये लोग कामयाब हो चुके हैं कि उन्होंने कम से कम वहां के अवाम को इनकी वो चीजें जो कि एविडेंस बेस्ड हैं वो दोबारा जो है सामने लेकर आ, सोशल मीडिया पर जो भाई माजी में हमने देखा है कि ये जो दूसरे मुल्कों के अखबार हैं इनमें आर्टिकल पेड छपते थे, जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी छपती थी। इमरान खान साहब को डिसग्रेस लिख दिया गया है और बड़े अखबार जो है उनके बारे में कह रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है ये चांसलर बन सके। आपने बना दिया, आपकी मेहरबानी है, मोहब्बत है पुरानी आपकी खान साहब से, लेकिन इंटरनेशनली मार है। मुझे इसमें ये बताएं, ये सब कुछ इमरान खान साहब की पार्टी करती रही, लेकिन इस दफा इमरान खान के खिलाफ किसी पार्टी ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया। आरिफ शहजाद साहब हैं, आरिफ शहजाद साहब हैं या दीगर हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव लोग हैं वो लोग गए हुए हैं, एक पिटीशन भी लिखी है, ईमेल्स लिख रहे हैं, और इमरान खान का ट्रू फेस वो भेज रहे हैं जो कि इलेक्शन जो हेल्ड करना है, जिन्होंने ये इलेक्शन कराना है ऑक्सफोर्ड के चांसलर का। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कम से कम इसका ट्रू फेस जो है इमरान खान का वो उनके सामने रख दिया है। अब फैसला तो उन लोगों ने करना है, लेकिन उन लोगों ने अपने हिस्से की अजान दे दी है। और ये देखें ना, ये बात है कि ये सोशल मीडिया पर वो कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपने हिस्से की अजान देते हैं जिसमें उनका जाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में जाते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट में जा रहे हैं, वो दुनिया के जो कोई इंटरेस्ट में जाते हैं, और वो बता रहे हैं कि जनाब ये बंदा इस काबिल नहीं है, इसकी ये असलियत है, ये इसके करतूत हैं, ये असल इसका ट्रू फेस है। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इस चेहरे का बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब अगर कल उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन से बाहर निकाल देती है
तो फिर कल वेस्ट किस मुंह से इमरान खान को सपोर्ट करेगी कि जनाब हम तो अपने मुल्क की एक यूनिवर्सिटी का उसको चांसलर नहीं बना सकते, उसके इलेक्शन कंटेंट करने की इजाजत नहीं देते, तो ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ सामने है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा इस मामले में। जिन लोगों ने ये किया बड़ा अच्छा काम किया, अपने हिस्से की जान दी। बाकी फिर क्या होना है क्या नहीं होना, ये फैसला तो रब की जात है ना, वो जानती है कि वो क्या करना है, किसको कहाँ रखना है। बिल्कुल ठीक है। आखिर में क्योंकि टाइम हो गया है, फैज साहब का मुकदमा अगर अदालती चल रहा है, कोर्ट में चलेगा, तो इधर खान साहब जो है वो दरखास्तें दे रहे हैं कि मैनू मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना किया जाए। क्या खान साहब कामयाब हो पाएंगे, सहूलतकारी मिलेगी या फिर दोस्त ले जाएंगे? आप सुने बात, मैं आपको खबर देना, आपका सवाल जो है मैंने सुन लिया, वेल लेफ्ट करता हूं, बट आई एम गोना गिव यू ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज जनाब ये है, बहुत से सहाफी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि हमने क्या करना है, वो क्या सहाफत करनी है, क्या खबरें देनी है, क्या नैरेटिव बिल्ड करना है जनरल फैज हमीद से पोस्ट हिज रिटायरमेंट, और वो रिकॉर्ड पर तमाम चीजें मौजूद हैं। सो गुड लक बॉयज, गुड लक बॉयज। सहाफी ये कर रहे थे, जो उनसे हदायत ले रहे थे, खबरें ले रहे थे, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे, तो टू ऑल ऑफ देम गुड लक। बड़े सहाफी हैं, बड़े अदारों के साथ काम करते हैं, गुड लक। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾहट है ना, और खोसे वाली, समझ गए ना सारे। चले सर, मिलिट्री ये जो जेल का एक नाम लिया जा रहा है साहिवाल, है इसमें कोई हकीकत? अडयाला का चांसलर है, वो रहेंगे अडयाला में। अच्छा, रहेंगे अडयाला में, ये भी खबर दे रहे हैं आप? अडयाला में रहेंगे, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बिल्कुल ठीक है। एक और दोस्त ने मुज़ाकरात करने की फिर दावत दी है फौज को, रऊफ हसन साहब ने। वो खुद अपनी जाती हैसियत में दे रहे हैं या फिर उनसे? देखिए मैं आपको कुछ उससे बताऊं, जो रऊफ हसन साहब हैं जी। या दीगर लोग हैं, ये बड़े बुरे फंस चुके हैं। इनकी असलियत, इनका ट्रू फेस सामने आ चुका है। ये वो लोग हैं कि अब दोबारा देखिए ना, ये बेसिकली एक बात के ऊपर जो ये कायम नहीं है, हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो सिमत है पीटीआई के अंदर। रऊफ हसन की अपनी सिमत है, बैरिस्टर गौर की अपनी सिमत है, उमर अयूब साहब की अपनी सिमत है। ये बेसिकली दोबारा ये मुज़ाकरात नहीं, ये शॉर्टकट मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो खत्म करें, हमें बाहर निकालें, हमें रिलीफ मिले, हमें एनआरओ मिले। तो वो एनआरओ देने का मूड में तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जी, इनसे बात तक करने की मूड में नहीं है। तो लिहाजा ये जितने अपनी आवाजें दे रहे हैं, कभी आपने देखा है ये बेसिकली कोई नॉर्मल भी नहीं रहे। इमरान खान साहब एक दिन आर्मी चीफ की तारीफें शुरू कर देते हैं, अगले दिन कहते हैं कि बात उनसे करेंगे, फिर उनके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं, कभी फिर 1971 वाली वीडियोस लगाते हैं, ट्वीट्स करते हैं। जब बांग्लादेश में एक किस्म का रेवोल्यूशन आया तो उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर नाकामी होती है, फिर कभी स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये लोग जो हैं ये संजीदा नहीं है। और मजे की बात बताऊं कि मौलाना फजल रहमान भी समझते हैं कि ये बेसिकली ये कोई जमात ही नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, इनका कोई इखलाकियात नहीं है, इनका कोई मौकफ नहीं है, ये किसी बात पर कायम रहने वाले नहीं है। आज कहते हैं अभी सुबह है, सुबह का टाइम खड़े होकर ये भी बात करते हैं कि ये रात है। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है इनकी ना। देखिए पीटीआई 2014 से सियासी तन्हाई का शिकार है और आज तक सियासी तन्हाई का शिकार है। अब महमूद खान अचकजई साहब को उन्होंने अपना लीडर बना दिया अपोजिशन का, जो उन्होंने एक अलायंस बनाया। इसके बावजूद आप देख लें कि जो उन्होंने 22 अगस्त वाला जलसा मुलतवी किया, क्या उनसे मुशावरत की? नहीं की। इसलिए अब महमूद खान अचकजई साहब सरबराह तो बन गए तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के, लेकिन वो बेचारे अब क्या करें, अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं किसी तरीके से, चलो यार थोड़ा थोड़ा मामला चल जाए आगे, लेकिन वो चलने वाला नहीं है ये अलायंस भी इनका। तो इनके साथ कौन चलेगा? ये पायदार लोग तो नहीं है। ये तो जैसे होते हैं कोई छोटे टीनेजर, अभी एक बात की और 5 मिनट बाद उससे मुकर गए। तो इमरान खान साहब ने तो अभी 70 साल की उम्र में भी वो इसी तरह ही है। और उनकी जमात जो है उनकी फुटप्रिंट्स कर रही है, फॉलो कर रही है, फुटस्टेप जो है उनके फॉलो कर रही है। तो अलीमा खान साहबा तो अभी हाईजेक करने के चक्कर में है पार्टी को। इधर से जनाब लड़ाइयां झगड़े से जो है यहाँ पर पड़ गई हैं अंदर में पार्टी के अंदर। ये तो डूबती हुई कश्ती है, ये मुझे कायम रहती जो है ना दिखाई नहीं दे रही, सिंकिंग शिप पीटीआई ना। और मैं कभी भी नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि ये सिंकिंग शिप है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये सिंकिंग शिप है, ये मुझे कायम रहती दिखाई नहीं दे रही पार्टी। राइट। आखिरी सवाल, किसी जगह से, कहीं से भी, किसी भी नुक्कड़ और मोड़ पर इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ? देखिए मैं कोई खुदाई दावा तो नहीं करता,
लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 0, बल्कि नेगेटिव में आप बात करें, नो माइनस इमरान खान माइनस जो है, ही इज आउट। अभी वो कन्विक्शन है उनकी सेक्शन 31 के तहत। इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, और सेक्शन 31 के तहत इमरान खान की कन्विक्शन होनी है और जल फैज हमीद की। ये 9 मई प्लस कर रहे थे, एक और 9 मई की तैयारी थी, विद एविडेंस ये रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। हसन, एक बड़ी खबर चल रही है, लोग टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे तो ये बात करते हैं, मैं सामने कम देखता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत करके सवाल करता हूँ, फांसी की सजा देने की बात हो रही है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर बाकायदा तौर पर एक जिसे कहते हैं बगावत या ये वो, तो क्या ये भी मुमकिन है रिटायर्ड जनरल के लिए और इमरान खान साहब? देखिए, ये म्यूटनी है, म्यूटनी का मामला सेक्शन 31 उसी तरफ रेफर करता है, लेकिन अब ये देखना है ये मिलिट्री कोर्ट में, देखिए सेंटेंस अगर हो भी गई, वैसे ऐसी है, मतलब दो ही सजाएं हैं, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, जो सेक्शन 31 है उसके तहत। तो अब इसमें होता ये है कि मैं आपको इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब आपने कभी देखा होगा जो मिलिट्री कोर्ट क्या है, ये सेशन कोर्ट के बराबर है। कई जगहों पर जो है वो ट्रायल कोर्ट से एक आदमी को सजा मौत होती है, लेकिन हाई कोर्ट उसको सजा मौत को उम्र कैद में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और कई दफा सुप्रीम कोर्ट उस उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखता है। तो इस तरह के उनके पास रेमेडीज बड़ी अवेलेबल है। तो अभी ये बात जो कह देना कि भाई डेथ सेंटेंस या उम्र कैद या क्या होगी, या हो सकता है बरी हो जाए, तो ये जो भी तरीका कार है इनका, लेकिन बरियत के इम्कान नहीं होते, क्योंकि 3 स्टार की गिरफ्तारी ऐसे हवा में नहीं होती जब तक सॉलिड और नाकाबिल तब्दील एविडेंस उनके हाथ में ना हो। तो ये चीज इस तरह है जी। बिल्कुल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया, टाइम से ऊपर आपका टाइम लिया और आपकी मसरूफियत का अंदाजा है, देखो, क्योंकि मुझे अंदाजा ये भी है कि आप इनकार नहीं करेंगे, मैं आपको जितने देर बिठाई रखूँ वो बैठे रखेंगे, लेकिन बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपका शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें हसन, थैंक यू वेरी मच।